चलो आज टारगेट रखेंगे अपन 100 क्वेश्चन कर लें, ठीक है, फिर देखते हैं कितने बैठते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो द रिएक्शन CH3CH2 O CH2CH3 प्लस HI, मतलब ईथर की रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, HI से। अब देखो हमारे दो कॉन्सेप्ट फिक्स है, दोनों याद रखना। अगर एक भी ग्रुप 3 डिग्री है ना, एक भी ग्रुप आपका क्या है 3 डिग्री, तो SN1 मैकेनिज्म जाएगा, मतलब कार्ब कैटायन स्टेबल वाला बनाना है, बस ये चीज फिक्स थी। अब ये प्लस है तो HI में तो तुम्हें पता ही है ना, H प्लस है और I माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारे पास ग्रुप जो है वो मिथाइल है, इथाइल है या आइसोप्रोपाइल है, मतलब यहाँ का जो ग्रुप है ना वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है, ठीक है। और बस बाकी आपके पास क्या है, ये है R मान लेती हूँ, मिथाइल मान लेती हूँ, हाँ। तो आपका जो रिएक्शन जाएगा वो वाया SN2 मैकेनिज्म जाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म में तुम्हें पता है ना, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, पंच संयोजी हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ वाला फैक्टर काम करेगा, तो माइनस उस एल्काइल ग्रुप पे जाएगा जो कि छोटा है। तो अब तुम ढूंढ लो कि भाई तुम्हारे पास 3 डिग्री तो है नहीं, है ना, तुम्हारे पास ये तो इथाइल है और ये आइसोब्यूटाइल है, तो हम कहेंगे यहाँ मैकेनिज्म SN2 जाना चाहिए। और SN2 अगर जाता है तो I माइनस वहां जाएगा जो कि छोटा एल्काइल ग्रुप, तो छोटा कौन है भाई, इथाइल, है ना, तो ये H प्लस I, तो तुम कहोगे इथाइल आयोडाइड और बाकी वो वाला अल्कोहल। तो मैं कौन सा आंसर सही करूं, 4th ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, यहाँ 3 नहीं है ना, ये प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ है। और यहाँ आपका है 3rd ऑप्शन, कर ले इसको, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, CH3CH CH3 CH2OH और प्लस क्या हो जाएगा CH3 CH2I, सही है। तो अपन कहेंगे ये आंसर सही है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, कौन सा एल्काइल हैलाइड AgNO3 के साथ व्हाइट PPT नहीं दे। अब देखो व्हाइट PPT नहीं देगा, इसका मतलब हमारी रिएक्शन ये बोल रही है, देखो AgNO3 अगर आपके सॉल्यूशन में क्या है Cl माइनस, तो AgCl बन जाएगा, और AgCl का प्रेसिपिटेट कैसा होता है वाइट, तो जो Cl छोड़ देगा उसमें तो आ जाएगा, और जो Cl नहीं छोड़ेगा, अब कौन इतना डेस्परेट है कि Cl नहीं छोड़ना है, तो देखो ये एल्काइल है, एलाइल है, आइसोप्रोपाइल है और विनाइल, तो विनाइल में कुछ परेशानी है शायद, है ना, विनाइल में हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन से कनेक्टेड। अब तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी, एक तो sp2 खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि मैं माइनस हूँ, तुझे क्यों माइनस बनने दूं, एक तो परेशानी है, भी तो क्यों माइनस बनेगा, है ना, तो एक तो ये प्रॉब्लम है, तो उसको अलग नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि ये रेजोनेंस भी है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ना चाहते हुए क्लोरीन को मदद तो करनी पड़ेगी, है ना। तो हम कहेंगे देखो ये कुछ ऐसा है, CH2 नेगेटिव, फिर ये CH डबल बॉन्ड Cl और ये हो गया प्लस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये तो Cl इससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा, अब Cl अलग ही नहीं होगा तो फिर PPT कहाँ से आएगा, आपने तो पहले ही कहा था कि फ्री होना चाहिए क्लोराइड, तो हम कहेंगे भाई यहाँ विनाइल क्लोराइड में क्लोराइड जो है वो फ्री नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो अगर मैं कोई माइल्ड ऑक्सीडेंट ले लूं, है ना, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, कोई धीमा ऑक्सीकारक, तो हमने जो कोर्स में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से दो तरह के ऑक्सीडेशन पॉसिबल थे। एक तो हम बनाते थे ग्लूकोनिक एसिड, है ना, तो ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन ही ऑक्सीडाइज्ड होता था, और बाकी ग्लूकोज यूं का यूं लिख दो CHOH होल 4 और CH2OH। और अगर ये तो है माइल्ड वाला, ठीक है, और अगर मैं कोई प्रबल ऑक्सीकारक ले लूं स्ट्रॉन्ग, तो फिर हाँ ऊपर वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाता था, और ये नीचे 1 डिग्री वाला भी, है ना, और ये हो गया CHOH होल 4, ठीक है। तो हम कहेंगे ये था हमारा सेकेरिक एसिड, ठीक है। तो भाई ग्लूकोनिक एसिड भी बनता था, सेकेरिक भी, धीमे वाले में ग्लूकोनिक और स्ट्रॉन्ग में सेकेरिक। अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग में क्या क्या था,
हाँ, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराऊं तब तो आंसर सैकरिक एसिड है। लेकिन मैं ब्रोमीन वाटर ले लूं तो फिर मेरा आंसर ग्लूकोनिक एसिड है। तो यहाँ आंसर क्या टिक करोगे? ग्लूकोनिक एसिड। आगे बात समझ? थर्ड, अच्छा सॉरी, ग्लूकेरिक नहीं, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर? तो देखो, आपको पता है बेंजीन पे 1 डिग्री कार्बन हो, 2 हो, चाहे कितनी भी लंबी चेन हो, सबका आंसर बेंजोइक एसिड। लेकिन ये टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा और ये बेंजीन अलग छूट जाएगा। तो हम कहेंगे ये टर्शियरी वाला जो है ना, ये आपको ये प्रोडक्ट नहीं देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, ये नहीं होगी, बाकी सारी पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पहले एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करानी है। ठीक है, चलाओ जल्दी से, एसिटिक एसिड ले लिया और PCl5 ले लिया, PCl3Cl। ठीक है, अब बोलो, HCl गया, POCl3, तो मेरा आंसर तो एसिटाइल क्लोराइड। सही। अब अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से कराऊं, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से होनी है AlCl3 की प्रेजेंस, तो ये बाहर निकाल दो। तो अब मेरा आंसर एसिटोफिनॉन है, CH3C डबल बॉन्ड O बेंजीन, क्या आंसर है आपका? तो मैं एसिटोफिनॉन। अब इस एसिटोफिनॉन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो। ठीक है, अब मान लो एक बार मैं RMgX ले लेती हूँ, बाद में R की जगह इथाइल रख दूंगी, लास्ट में आंसर ढूंढते थे, R की जगह इथाइल रख लेना। तो देखो, पहले स्टेप में तो OMgX कार्बन के ऊपर R, और अगला जब मैं जल अपघटन करूंगी तो MgX OH निकल जाएगा, O के साथ क्या आएगा? H। तो अब मैं ऐसा आंसर ढूंढूं ना कि ये कार्बन है, एक तरफ तो फिनाइल है, एक तरफ मिथाइल है, इधर OH है और ऊपर R यानी इथाइल। सही है, तो ऐसा तुम्हें मिला ऑप्शन 4th में। देखो, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ फिनाइल है, ऊपर इथाइल है, और ये ब्रैकेट में मतलब इस कार्बन के नीचे मान लो OH। ये तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन 4। बिल्कुल सारी रिएक्शन एनसीईआरटी से उठाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गैसेस स्टेट में अमाइन का केबी। गैसेस स्टेट में ना तो आपके प्रोटोनेशन वाला कोई इफेक्ट लगेगा, ना सॉल्वेशन वाला लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, है ना। तो हम कहेंगे देखो, पहले अमोनिया था, हम मानते थे कि भाई अमोनिया के पास लोन पेयर है और ये डोनेट करेगा, ये लुईस बेस है। फिर हम कहे अमाइन, तो अमाइन में तो भाई ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का काम ही है मदद करना, है ना। ये EDG है, ये इधर इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, डोनेशन और बढ़िया। तो 2 डिग्री में तो मददगार 2 आ गए ना, और 3 डिग्री में हेल्पिंग कैरेक्टर 3 आ गए। तो सबसे बढ़िया बेस क्या हुआ? 3 डिग्री, फिर 2 और फिर 1। लेकिन जब हम पानी में बात करते हैं तो हम कहीं नहीं, 3 में तो भीड़ है, अप्रोच करना मुश्किल है। तो भीड़ 3 पानी में हो सकती है क्योंकि मॉलिक्यूल पास में होता है, गैस में तो हर कोई दूर दूर है, आराम से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना है 3, 2, 1 और अमोनिया। तो आपका आंसर है ऑप्शन क्लियर, सिंपल है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो एनिलीन है और दूसरा टोलुइन। ठीक है, एक तो टोलुइन भी पढ़ने में आ रहा है और एक एनिलीन भी पढ़ने में आ रहा है। पहले रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, अब आप फंस जाते हो कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, अब इसकी पैरा वाली पोजीशन तो बुक है और ऑर्थो ये, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इसकी भी पैरा बुक है, तो इसकी ऑर्थो तो ये। अगर इसकी ऑर्थो बनाती हो तो इसकी मेटा हो जाती, और अगर इसकी ऑर्थो बनाती हो तो इसकी मेटा हो जाती। अब 2 कैरेक्टर है, दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मुझे चूज करना पड़ेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो मैं कहूंगी ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है NH2 ग्रुप, किस वजह से? प्लस M इफेक्ट था, तो NH2 ग्रुप मेरे लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन प्लस M के साथ हेल्प कर रहा है। और मिथाइल में तुम्हें पता है डायरेक्ट तो है नहीं लोन पेयर ट्रांसफर करने के लिए, है ना, ये मदद कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। आई बात समझ? तो मान लो किसी को पैसे की जरूरत तो है, उसकी मददगार 2 है, A भी मदद कर रहा है, B भी मदद कर रहा है, लेकिन A अपनी ही मनी उसको देता है कि ले भाई तू ले जा। अब B भी उसकी हेल्प कर रहा है ना, लेकिन वो अरेंज करता है फिर हेल्प करता है, तो उसके लिए ज्यादा मददगार कौन हुआ?
ए वाला जो अपना ही ट्रांसफर कर ले, अब ये कब लेके आएगा, इतने तो कैसे कोई आएगा तो खोटी कौन होएगा, तो वो चीज़ होती है। तो हम कहेंगे ये अच्छी मदद है, डायरेक्ट हेल्प हो रही है, ये भी है ना। तो ये नहीं होता तो ये तो बढ़िया ही था, मना नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके होते हुए इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता, ठीक है। तो हम वैसे भी मीजोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसके कंपैरेटिवली, हाइपर कॉन्जुगेशन। बस अब आपका पहला टेंशन खत्म कि भाई मैं इसके रिस्पेक्ट में आंसर बना लेता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले एनिलीन लिया। अब एनिलीन में भी देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो एनिलीन खुद ही अपना प्रोटेक्शन कर लेता है, इसकी क्रियाशीलता कम करनी पड़ती है ना। सीधा तुम ऑर्थो पे एसिटाइल ग्रुप मत लगा देना, ठीक है। एनिलीन क्या करेगा, अपनी रिएक्टिविटी कम करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हम कहेंगे चलो, और है ना यहाँ तो और ज़्यादा, क्योंकि ये मददगार और हो गया ना, तो इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, तो अब तो बिल्कुल ही इसको शांत करना पड़ेगा, तो ये गया। तो अब हम कहेंगे देखो ये पैरा पे मिथाइल है और ये एसिटेनिलाइड है, ठीक है भाई, एसिटेनिलाइड बन गया, एनिलीन में एसिटाइल जोड़ दिया ना, एसिटेनिलाइड। अब आप कह रहे हो नहीं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराओ, तो ब्रोमीन कहेगा ठीक है, यहाँ तो मैं ऑर्थो से रिएक्शन करूँगा या पैरा पे, पैरा बिजी है तो ऑर्थो पे, है ना। तो अब यहाँ जो आंसर है वो आपका एसिटेनिलाइड भी है, पैरा पे मिथाइल भी है CH3, और ऑर्थो पे क्या है, ब्रोमो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि वापस एनिलीन बनाए, एसिटिक एसिड बाहर निकालो। तो अब आप कहोगे भाई देखो एनिलीन और मिथाइल तो यूं के यूं आ गए, है ना, और ऑर्थो पे क्या आ गया, ब्रोमो आ गया, तो बस अब आंसर ढूंढो, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो गया थर्ड, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ो, देखो सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड है। अब इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से चलानी है, ठीक है। तो आपका आंसर इथाइल क्लोराइड है, सॉरी, है ना, तो आपका आंसर इथाइल साइनाइड है, ठीक है, इथाइल साइनाइड। अब आप इस साइनाइड का अपचयन कर लो, तो पूरा ही अपचयन करोगे, आंशिक तो मुझे लग नहीं रहा, निकल लिया, तो पूरा अपचयन करो, तो इधर H इधर H, फिर इधर H और इधर H, तो मैं तो अमाइन बना लेती हूँ, है ना, CH3 CH2 CH2 NH2, बोलो अमाइन बना दो, यहाँ तक भी टेंशन खत्म। अब जैसे ही मैंने अमाइन बनाया, ये कह रहा है इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओ, तो जो मैं अमाइन में भी तो पढ़ा था एसिटेनिलाइड, अमाइन और अमाइन चाहे एनिलीन है तो NH2 ग्रुप, तो अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा ना, CH3CO लेफ्ट और CH3CO राइट, तो हम कहेंगे देखो इसका तो काम ही एक्टिव हाइड्रोजन लेके अलग हो जाता, तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ कनेक्ट होगा, तो एक साइड तो चाहिए प्रोपाइल, देखो, फिर चाहिए NH और फिर चाहिए एसिटाइल ग्रुप, तो ये कहाँ मिला, फर्स्ट, ठीक है। और इसका IUPAC नाम, अगर इसका IUPAC नाम पूछे तो देखो ये आपका CH3 CH2 CH2 है, ठीक है, फिर NH है, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, बोलो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन है कि अमाइड है, अमाइड है ना, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, नहीं अमाइन, ऐसे पढ़ो ना, ये अमाइड है, तो ये इथेनामाइड हो गया और ये प्रोपाइल है, तो N प्रोपाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो फिलहाल मेरा आंसर क्या है, Z बताना है ना, तो ये Z, ठीक है, ये Z आपका यहाँ। नेक्स्ट देखो, एक एल्कीन है प्रोपीन, ठीक है। अब आप इस प्रोपीन को रिएक्ट कर रहे हो B2H6 और H2O2, तो हमें अपना सीधा नॉलेज काम में लेना, पूरी रिएक्शन नहीं करनी, है ना। हमें पता था कि इसमें भी जल हाइड्रेशन है और इधर भी हाइड्रेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पानी मिलाते तो ये मार्कोनिकोव के आंसर बनाता है, और यहाँ आंसर क्या होता था, एंटी मार्को, सही। तो मार्कोनिकोव में तो माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ उल्टा तो प्रोपेन 1 ऑल, और प्रोपेन 1 ऑल ढूंढ लो, थर्ड। अब ये भी होता लेकिन ये इंटरमीडिएट होता, उसने पूछा है अंतिम उत्पाद बताओ, फाइनल प्रोडक्ट, इसलिए आपका आंसर फाइनल प्रोपेन 1 ऑल, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक है प्राइमरी अल्कोहल C3H8O। अब देखो ये खुद ही कह रहा है अल्कोहल है और 1 डिग्री है, तो मैं प्रोपेनॉल बना लेती हूँ,
भाई प्रोपेनॉल में 2 ही चॉइस थी ना, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। तो जब ये कह रहा है कि ये प्राइमरी है तो ठीक है, मैंने बना दिया। अब ये कह रहा है इसको H2SO4 के साथ गर्म करो और डिहाइड्रेशन हो जाता है। सारा आंसर तो खुद ही दे रहा है। अगर मैं इसको H2SO4 के साथ गर्म करूं, इसका निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब ये अल्फा कार्बन है, ये OH देगा और बीटा वाला क्या देगा, H, तो फिर प्रोपीन बन गया। ठीक है भाई, प्रोपीन बन गया। क्लियर? तो ये अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल A, ये A हो गया। फिर इसने जो प्रोपीन बनाई ये B हो गया। अब ये कह रहा है कि जब B when react with HCl gives C, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराऊं तो मार्कोनिकॉफ, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, सही है। तो मैं कहूंगी भाई 2 पे तो क्लोरो आ गया, 2 क्लोरो और क्या आ गया, प्रोपेन। ये लो, अब क्या करें? अब ये कह रहा है C which on treatment with aqueous KOH gives D, तो ये C है। ठीक है, अब C की रिएक्शन जलीय KOH से कराते हैं। हाँ तो करा दो, क्या गया, एक्वस में क्या होता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है ना, सीधा सीधा रिप्लेस कर दो। तो अब तो मेरा आंसर प्रोपेन 2 ऑल आ रहा है, ये D है ना। तो अभी पूछ क्या रहा है, D और A का संबंध बताओ। तो D प्रोपेन 1 ऑल है, A प्रोपेन 1 ऑल है और D क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। तो है तो दोनों अल्कोहल, लेकिन स्थिति पोजीशन अलग अलग है, तो पोजीशन आइसोमर कर देना, आंसर हो जाएगा सेकंड। सही, ठीक है। और यहाँ आपका D जो है ये C3H6OE है ना, C3H8O है, सॉरी। D जो है वो क्या रहेगा, C3H8O, जो शुरू में था वही तो एंड में रहेगा। आइसोमर क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट 1887 में डेवी मेडल वॉज अवॉर्डेड टू बाय डैश रॉयल सोसाइटी लंदन। डेवी मेडल, लंदन द्वारा डेवी मेडल किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, न्यूलैंड। ये फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है, न्यूलैंड को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक नंबर 120। ठीक है, अब देखो 1 को तो लिखते हैं अन, है ना, सिंबल था U। 2 को लिखते थे बाई, सिंबल था B, और 0 को लिखते थे नील, यानी कि N, और सफिक्स क्या लगाते हैं, ईयम। ठीक है, तो अन बाई नीलियम, यहाँ फिर U भी है, U भी है, नूल, ये तो सरल। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, है ना। तभी तो बच्चा बोलता है हाँ मैं ड्रॉप करूंगा, ऐसे सरल आते हैं, है ना, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा इसको। अब इनर ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनॉइड। अब मुझे एक चीज बताओ, पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7 है, तो आखिर में तो एक्टिनॉइड आएगा ना, तो 7वें पीरियड में एक्टिनॉइड और छठे में ऐसे ही कर लेना, आखिर में यही तो आ रहा है। खत्म हो गई यहाँ पे तो टेबल, तो हम कहेंगे यहाँ आंसर 6th पीरियड। ठीक है, और वैसे भी लेंथेनॉइड में आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में भरते हो, f 2 घर पीछे चलता है, सिखाया था तुम्हें, 2 घर पीछे चलता है, मतलब पहले 6s भरेगा फिर 4f। तो आखिरी जो शेल है, आखिरी जो शेल हुआ 6s, तो 6 क्या है, पीरियड है, वैलेंस शेल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। पायतम कोश, संयोजकता कोश, वैलेंस शेल, वो आपका पीरियड। मान लो कोई फंस जाओ, इसके अलावा आ गया 4s2, 3d5, 4s2, तो 3d5 नहीं देखना, आखिर में क्या आ रहा है 4s2, तो 4s मतलब पीरियड कौन सा है, 4, चौथा पीरियड है, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, एक्टिनॉइड का सही स्टेटमेंट एक्टिनॉइड्स के लिए। एक्टिनॉइड 89 के बाद चलते हैं, बिल्कुल, पहला 90 थोरियम, सही है। फिर एक्टिनॉइड 7वें पीरियड से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल, और एक्टिनॉइड में आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में बढ़ता है, 4f लेंथेनॉइड और 5f एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें क्या है, सही, ऑल आर करेक्ट, सही। चलो नेक्स्ट देखो, डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट किसकी होती है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हेलोजन्स की हाईएस्ट होती है, लेकिन हेलोजन में भी क्लोरीन आगे आता है। ठीक है, और ये फैक्ट है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेलेनियम, टेलुरियम और ऑक्सीजन से ज्यादा है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसको याद करना है। ठीक है, तो मैं ठीक है फैक्ट बेस्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक।
नेक्स्ट कॉलम 1 और 2 को मैच करो। तो देखो एल्केली मेटल क्षार धातु, तो एल्केली मेटल एस ब्लॉक, यानी पी जाएगा 4 के साथ, ठीक है, P4। ट्रांजिशन मेटल, ठीक है भाई, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक, ठीक है, Q3 है ना। और मेटेलॉइड पी ब्लॉक, ठीक है, तो मेटेलॉइड पी ब्लॉक। और लैंथेनॉइड्स, तो लैंथेनॉइड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो S2 P4 R कहाँ था, R1 है ना, तो आपका आंसर क्या निकला, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो x x डैश 3, x 5 और x 7 है ना। अब इसको भी समझने की कोशिश करो, दोनों ही x है, दोनों ही x है, मतलब जैसे आप OF2 नहीं बता सकते हो, या आपको लगे x 3 है तो PCl3 कर दो, तो P अलग है Cl अलग है। x और x मतलब दोनों हेलोजन है, और डैश इसलिए कि भाई अलग अलग हेलोजन है, ऐसे। तो ये ऐसे है, इसको मान लो ClF, ये ClF3, ठीक है, ये ClF5 और ये ClF7 या IF7 ले लो, ठीक है, IF7, और इसको IF5 ले लो, जो तुम्हें पढ़ा हुआ लगे वो ले लो, ऐसे, ठीक है। अब 7 की ज्योमेट्री तो सबको पता है, 7 को कैसे सेट करते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिड, पंचभुजीय द्विपरामिड। तो S तो मेरा 2 के साथ सेट हो रहा है, तो तीसरा चौथा आंसर तो गलत ही हो गया ना, S तो 2 के साथ सेट हो रहा है, सही। फिर x 5 यानी IF5, और मान लो तुम्हें IF5 नहीं पता होता तो तुम सोचते 5 वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पर यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 5 के लिए दूसरा क्या बना सकते हैं, स्क्वायर। 5 के लिए हम बना सकते हैं दूसरा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और वैसे भी देखो अगर IF5 की बात करें, रोज रिकॉर्ड हो जाती है भाई जी, तो हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या भाई, हेलोजन के पास 7 है ना, तो 5 2 पड़े एक्स्ट्रा। अब ये क्या है, स्क्वायर और पिरामिड, 5 को ऐसे भी सेट कर सकते थे, तो ये R4 आ रहा है ना, तो R3 तो है नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब किसको, इसको कर दिया, इसको कर दिया, x 3 ClF3, तो ClF3 तो सबको ही पता है ना भाई। 3 को तो मुझे ऐसे सेट करना चाहिए, और बाकी 2 लोन पेयर पी ब्लॉक में से उठाया एक क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा टी शेप, और 2 में तो फिर क्या लीनियर ही बिठाओगे, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन हो, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखो, बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम और कार्बन दोनों से ज्यादा है। तो देखो यहां लिख रही हूं मैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो बेरिलियम तो है 2s2, बोरोन है 2s2 2p1, और कार्बन है 2s2 2p2, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। लेफ्ट टू राइट IP बढ़ता है, लेकिन यहां हमारी प्रॉब्लम था कि ये s ऑर्बिटल आखिरी इलेक्ट्रॉन का है p में, और यहाँ कहाँ है आखिरी इलेक्ट्रॉन s में। अब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है, होता है कि नहीं होता है ना। और p में आप देखोगे न्यूक्लियस से थोड़ा क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ काम करता है पेनिट्रेशन पावर, हिंदी में बोलेंगे भेदन क्षमता, ठीक है, कि भाई बाहर वाले को तो बाहर निकालना इजी है ना, यहाँ भेदना ज्यादा पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है S की, फिर P, फिर D, फिर भाई घर के बिल्कुल बाहर खड़ा है तो उसको बाहर निकालना इजी है, बिल्कुल अंदर खड़ा है तो उसको बाहर निकालना क्या है, मुश्किल। तो हमने ये तो बाहर ही था, इसको पकड़ के लिए, ये अंदर हो जाता है, इसकी पकड़ में रहता है, रेंज में रहता है। तो यहाँ तो ये गलत बोल रहा है, ये कह रहा है बोरॉन का IP बेरिलियम और कार्बन दोनों से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, नहीं, और कार्बन का तो वैसे भी ज्यादा होगा, बेरिलियम का ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत। फिर बोरोन के वैलेंस शेल में संयोजी कोण में P3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P3 कहाँ है, P1 है ना, तो ये बात भी गलत है। तो बोथ आर रॉन्ग में क्या लिखूं, फोर्थ ऑप्शन, सही। नेक्स्ट देखो,
रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज लार्जर देन कैटायन, मतलब कैटायन छोटा होता है और एटम बड़ा होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम और सोडियम प्लस, ठीक है। तो देखो सोडियम मतलब 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितने 11, लेकिन सोडियम प्लस मतलब प्रोटॉन तो 11, इलेक्ट्रॉन कितने 10। तो यहाँ 11 मिलके 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 11 मिलके 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये छोटा हो गया ना, सोडियम प्लस स्मॉलर है। और ये तो परमाणु की त्रिज्या धनायन से ज्यादा, एटम बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। और दूसरा देखो धनायन का ऋणायन की त्रिज्या एक दूसरे के समान होती, कैटायन एनायन सेम, सेम कैसे हुए, एनायन में तो और ही मुसीबत है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो एनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। तो अब मैं क्या कहूँ, पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है, स्टेटमेंट भी गलत है और एक्सप्लेनेशन तो बात ही छोड़ दो। तो असर्शन ट्रू, रीजन रॉन्ग, ठीक है। अगला, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, फ्लोरीन, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और ऑक्सीजन की 3.5, 3.5। फिर थर्ड नंबर पे एन और Cl, नाइट्रोजन क्लोरीन लगभग बराबर होती है, 3, 3.1 है ना, ऐसे। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर, तो फिर थर्ड हाईएस्ट तो अभी पढ़ा था ना नाइट्रोजन, ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट हो गई नाइट्रोजन, तो ये तो सबसे ज्यादा। अब इनकी फैमिली ढूंढो, कार्बन सिलिकन नाइट्रोजन फॉस्फोर, तो नाइट्रोजन के बाद तो कार्बन छोटा है, तो होंगे कार्बन, सही। फिर सिलिकन फॉस्फोरस में लेफ्ट टू राइट तो ज्यादा होती है ना, तो फॉस्फोरस, और फिर तो अब थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। अब सिग्मा बॉन्ड नहीं है, कौन सा नहीं है, फोर्थ। आपको क्या लग रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर और नीचे, तो ये तो ऐसा ओवरलैपिंग होता है तब ये डिजाइन बनता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तल के ऊपर और तल के नीचे जाता है, बीच में एक नोडल प्लेन आ गया, तो हम कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ आंसर है फोर्थ। अगला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 देखो पहला तो है इथेन, दूसरा है इथीन, तीसरा है इथाइल और BeCl2 लीनियर, मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड 2 है, बॉन्ड पेयर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब ट्रिपल बॉन्ड में तो तुम्हें बताइए, डबल बॉन्ड में और सिंगल में, तो फिर यहाँ आंसर है फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ो, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होगा, एस में। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तब होता है जब हाइड्रोजन फोन करता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन फोन कल, ठीक है। इसके भी सिर्फ 2 ही कंपाउंड है, एक क्लोरल हाइड्रेट, इसको नोट करना भाई, क्लोरीन में कब हो गया, तो तुम कहोगे नहीं होता है, क्लोरल हाइड्रेट में होता है और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में भी होता है, बाकी क्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। तो किस में नहीं है, तो हम कहेंगे सल्फर में नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, सबका। क्या सबका 0 है, देखो लीनियर में 0 होता है, सही है, लीनियर में 0 होता है, ट्राइगोनल कोप्लेनर त्रिकोण या समतलीय, यहां पे भी 0 होगा, और टेट्राहेड्रल में भी 0 होता है ना, क्योंकि ये सब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो आपको फिलहाल तो ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल 0 होता है, तो CCl4 टेट्राहेड्रल है। ट्राइगोनल कोप्लेनर तुम्हें पता है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट इधर आ जाएगा, इसका ऊपर होगा तो वैसे 0 है।
और इसका लेफ्ट है और इसका राइट है, तो यहाँ पे भी 0, तो सबका ही 0 है, रीजन अलग अलग है। क्लियर? और वैसे भी जब तक लोन पेयर नहीं आता है तो पोलैरिटी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट BCl3, NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट, तो BCl3 का तो 0 है क्या भाई? BCl3 तो ये हो गया त्रिकोणीय समतलीय, बन गया, नदियां बहा देंगे आज, ठीक है। यहाँ 0, और उनको सावधान कर देना कि मैंने बंद कर दी है, तो आगे भाई जी है, ठीक है। चलो इसका तो 0 है, NH3 और NF3। अब यहां देखो NH3, बच्चे फैमिलियर हो गए सारे, और NF3, बोलो ये तो मैंने पढ़ा रखा है, 11th में ये समस्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। अब देखो देख के बच्चा है ना फटाफट, देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन डाइपोल मोमेंट दिशा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो चीज है। तो देखो NH3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N, तो ये सारी दिशाएं और लोन पेयर सब के सब एक डायरेक्शन में, लेकिन NF3 में देखो फ्लोरीन कहेगा भाई ये तो मेरी तरफ आना चाहिए, और नाइट्रोजन का लोन पेयर कहेगा नहीं ये तो मेरी तरफ आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। यहाँ μ1 माइनस μ2 है, लेकिन यहाँ क्या है? μ1 प्लस μ2, तो भाई NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, फिर NF3 और इसका तो 0 ही है, तो सेकेंड है ना। तो देखो वैसे इसका तो ये तो गलत ही हो गया था, ये बीच में था, ये भी गलत ही था, ये लास्ट में होना चाहिए था, 0 से कम तो कुछ होगा नहीं, तो अब मेरा आंसर है सेकेंड। सही, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो, NO2 प्लस, NO3 माइनस और NH4 प्लस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो देखो अमोनियम की बात करूं, NH4 प्लस, तो ये NH4 प्लस, सही है, ये अपना लोन पर इसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, सही है। फिर NO3 माइनस, तो NO3 माइनस में N डबल बॉन्ड हो तो हो गई, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और एक O माइनस, तो नाइट्रोजन के तो पूरे पांचों काम आ गए ना, 2 साझे में गए, 2 डोनेशन में गए और एक ही, तो अब यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा देखा, तो ये क्या हुआ? sp2, ठीक है। और NO2 प्लस में N डबल बॉन्ड हो और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और बचा कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तभी तो प्लस आ रहा है। तो अब ये कब पॉसिबल है? यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, तो ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है, तो अब सेकेंड sp, sp2, sp3, ठीक है। ये तो पक्का था sp3, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए थे, ठीक है। और sp3 NO3 माइनस, चेक कर लो, डबल बॉन्ड आती है, sp3 का कोई चांस ही नहीं होता, तो पहला भी गलत हो गया था। मान लो तीसरा नहीं निकाल पाते तो गलत निकाल दोगे ना ऐसे क्वेश्चंस में, तब भी बन जाएगा। 3 चॉइस है ना, एक आध तो सही आता ही होगा। चलो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसका हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? O, तो H2O, ठीक है, यहाँ आंसर आपका H2O हो गया। अगला देखो, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड, तो हाइड्रोजन H, सिंगल बॉन्ड H, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सही। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, क्यों? इनर्ट गैस है ना, और हीलियम क्या 1s2 1s2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बढ़ जाएंगे ना, तो फिर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा बॉन्ड ऑर्डर, है ना, हीलियम 2 थोड़ा ना होता है। क्लियर? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दोनों बातें सही है, तो क्या लिखूं? फोर्थ ऑप्शन है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है? आगे देखो, अब देखो डिबाई डाइपोल मोमेंट की यूनिट है, सही। अब NaCl की लेटिस एंथैल्पी KCl से कम है, नहीं, ज्यादा होता है,
है ना, ये तुम्हें इंटरनेट पे भी उल्टा सीधा मिलेगा, तुम्हें ये ध्यान रखना लैटिस एंथैल्पी कैटायन और एनायन के बीच की दूरी के इनवर्स होती है। तो ज्यादा दूरी तो KCl में हुई ना, हाँ ली ना की, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, तो पोटेशियम बड़ा है तो दूरी ज्यादा हुई ना, और दूरी ज्यादा हुई तो लैटिस एंथैल्पी कम होगी, और NaCl की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है। तो मैं कहाँ जाऊं? सेकेंड। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट, कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ता क्रम। अब देखो 4 पॉइंट याद रखेंगे हमेशा। अगर कोई पूछे भाई कोवेलेंट सहसंयोजी है कि नहीं है, तो तुम कहोगे बस मेरे को तो फैजान रूल पता है। ठीक है, फायान का नियम, फैजान्स रूल। और फैजान रूल आपको 4 स्टेटमेंट 4 पॉइंट देता है कि अगर आपके पास छोटा कैटायन है, दो जने कंपेयर कर लो, जिसके पास कैटायन छोटा है वो कोवेलेंट है। ठीक है, अब तुम कहो नहीं कैटायन तो सेम है, तो जिसका एनायन बड़ा है वो कोवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं पता कर पा रहे तो चार्ज देख लो, किसी का भी चार्ज, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का। कैटायन का चार्ज ज्यादा है तो भी कोवेलेंट है, एनायन का चार्ज ज्यादा है तो भी कोवेलेंट है। और चौथा पॉइंट, अगर किसी के पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय विन्यास, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक कैडमियम मरकरी 18 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो 18 वाला फिर कोवेलेंट है, फिर हम माता बच्ची नहीं करेंगे। तो अब तुम देखो तुम्हारे पास Cl सब में है, तो नई चीज है लिथियम सोडियम बेरिलियम। तो देखो ये लिथियम सोडियम और बेरिलियम इधर आ रहा है। ठीक है, तो छोटा कैटायन कोवेलेंट है, तो सबसे बड़ा कैटायन तो ये रहा, तो ये तो लीस्ट कोवेलेंट है, इसको तो सबसे पीछे ही रखना है। ठीक है, अब इन दोनों में ये लिथियम +1 है और बेरिलियम +2, तो चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट ज्यादा है, तो BeCl2 ज्यादा कोवेलेंट है, फिर LiCl और फिर NaCl, है ना। और लिथियम बेरिलियम में छोटा बेरिलियम है, बात हुई। ठीक है, तो छोटा है तो कोवेलेंट है। तो अब मेरा आंसर क्या बैठेगा? थर्ड। हाँ, NaCl लीस्ट है, बढ़ता हुआ बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, ट्राइगोनल कोप्लेनर, अभी बताया था BF3। ट्राइगोनल कोप्लेनर मतलब मुझे sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। sp2 में क्या होता है, ऐसे पंखा बन जाता है। अब sp2 ढूंढ लो, तो तुम कहोगे आयोडीन में तो है ना 2 लोन पेयर है, PCl3 में भी 1 लोन पेयर, अमोनिया में भी 1 लोन पेयर, ये अकेला है जहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये ऐसे सेट होगा, है ना। लोन पेयर आती तो बिगड़ जाएगा, ऐसा शेप आएगा ही नहीं, प्लेनर होगा ही नहीं, तो आपका आंसर BF3। क्लियर? नेक्स्ट, बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई? 12 सिग्मा 3 पाई। बेंजीन बना दो, है ना। देखो 6 तो साइकिल के अंदर हो गए, क्या भाई 6 सिग्मा बॉन्ड तो आपको यही नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6 फिर हाइड्रोजन के साथ, 6 हाइड्रोजन भी तो मिल रहे हैं आपको, तो हम कहेंगे 6 तो हो गए अंदर और 6 हो गए बाहर, और डबल बॉन्ड को पाई बोलते हैं, तो फिर पाई हो गए 1 2 तो 12 सिग्मा, सॉरी 12 सिग्मा और 3 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है। तो बॉन्ड एंगल तो हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड हो, O माइनस, और आपके पास नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर पड़ा है, सही है ना। नाइट्रोजन 5 होते हैं ना, 5 में से 2 का साझा कर दिया, O माइनस है तो एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, अब क्यों बनाएगा, ये 2 डबल बनाएगा ही नहीं क्योंकि माइनस है। 3 और 2 पड़े, तो यहाँ मुझे लग रहा है बॉन्ड पेयर तो है कितने, 2। ठीक है, बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर हो गया 1, टोटल हो गया 3। 3 में sp2 और sp2 में 120, तो इधर तो 120 है। फिर अकेला NO2, तो N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये अकेला 1 इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, तो ये 1 और 1 2। ठीक है ना। हालांकि इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा।
अब NO2 प्लस में देखो, यहां से भी है ना अपन 2 3 हाँ 5, ठीक है। NO2 प्लस N डबल बॉन्ड हो और इधर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डोनेशन में गया और यहाँ क्या आ गया, प्लस, ठीक है। NO2 प्लस यही हुआ। तो अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp, तो s करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। sp पे तो 180 जाता है ना, लेकिन ये लीनियर नहीं है हालांकि, तो हम कहेंगे तो सबसे ज्यादा तो NO2 प्लस होना चाहिए। फिर NO2 यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या था, sp2, 5 है ना, हाँ ठीक है। और फिर NO2 माइनस में हमने क्या पढ़ा था, हाँ ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर की वजह से क्या हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन हो गया ना, तो एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक तो आपका हो गया NO2 प्लस, फिर NO2 और फिर क्या हो जाएगा NO2 माइनस, ठीक है। तो आपका आंसर फर्स्ट क्यों हुआ, फोर्थ हुआ ना, हाईएस्ट NO2 प्लस, सही है, sp है, चेक कर लो। तो आपका आंसर फोर्थ, ठीक है। बना लो इसको, एक बार देख लेते हैं इसको। नंबर क्या है इसका, 84 का 4, सबसे ज्यादा NO2 प्लस, फिर NO2 और फिर NO2 माइनस, ठीक है। ये आपके NCERT 11th क्लास से लिया है क्वेश्चन। बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब बताओ किसमें दोनों मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होगा। अब इसमें थोड़ा ट्रिक लगाना, देखो CO2 में तो है ना नहीं हो सकता, CO2 में तो बताया ना कि ये इधर आएगा ये इधर आएगा, लीनियर ज्योमेट्री में म्यू क्या होता है 0, तो जहां जहां CO2 है वो तो मेरे गलत है, पक्का। और BCl3 भी गलत है, क्योंकि BCl3 में अभी तो पढ़ाया था, जहां फिर ये पंखा बन गया ट्राइगोनल कोप्लेनर, फिर तो मेरा काम का नहीं है। तो BCl3 वाला भी आंसर नहीं। अब वहां तुम्हें निकालना है तो ठीक है, नहीं निकाल तो फिर है ना। और यहाँ क्यों है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है भाई, वाटर में ये कुछ ऐसा है कि नहीं। और SO2 में क्या, डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, तो फिर सीधा तो है नहीं ना, तो यहाँ 0 होने का सवाल नहीं, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन सेक्शन 2 में फटाफट। पोलर कौन है, वापस वही चीज बोलो। पोलर मतलब देखो सब 4 है, तो जहां टेट्राहेड्रल है वो पोलर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चतुष्फलकीय अगर होगा तो म्यू कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता है। तो टेट्रा, अब देखो मुझे खाली sp3 ढूंढना है, क्या ऐसा ही F4 sp3 है। देखो सिलिकॉन कार्बन एक ही फैमिली का तो है, तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा तो sp3 होगा ना, 4 ही वैलेंसी होती। SF4, तो SF4 में ये सीसो है क्या, SF4 में देखो सल्फर की टेंडेंसी तो 6 बॉन्ड बनाने की है ना। आप कह रहे हो SF4 तो इसके पास एक लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर वाला लीनियर होता नहीं जनरल, तो मैं कहूँगी नहीं भाई तो sp3d है। और sp3d भी नॉन पोलर हो सकता था अगर यहाँ बॉन्ड होता, तो सब कैंसिल हो जाते। लोन पेयर वाला कब से होगा, लोन पेयर वाला तो पोलर ही माना जाएगा। फिर XCF4 ये क्यों नहीं हुआ, XCF4 है ना आपका वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर है। अब आप सब तो देखो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, ये आपस में खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, तो फिर तो क्या है, मतलब नहीं है। और ये वापस आपका sp3 आ गया,
BF4 में, तो ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ SF4, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम O2, O2 प्लस और O2 प्लस 2। अब देखो गलती करनी नहीं है इसमें, वैसे तो ना देखो इसका आंसर याद रखने वाला होता है कि O2 में क्या होता है, सबसे ज्यादा चार्ज वाला O2 प्लस 2, फिर O2 प्लस 1, कहाँ गया, ऑप्शन ही नहीं है, फिर O2 माइनस, है ना। चलो देखो ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 2p4 और ये भी क्या हो गया 2p4, है ना। ऑक्सीजन ना 1s2 2s2 2p4 और इधर भी क्या आएगा 2p4। अब देखो 2p4 मतलब इधर 4, अब एग्जाम में पता बनाना नहीं है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसलिए पता डिस्कस कर रहे हैं ये। अब ऑक्सीजन में तुम्हें पता है 12 21, 1 2 2 और 1, ठीक है। अब 2p4 मतलब मेरे पास लेफ्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और राइट में भी 4, टोटल कितने 8, ठीक है। अब 8 है तो देखो 2 इधर भर दिए, 3 4 5 6, ये हमारे BMO है बॉन्डिंग वाले, और ये ऊपर वाले क्या है स्टार वाले, नाम तो बताने नहीं है अपन को। तो 8 में से 6 तो इधर आ गए, इधर आ गए ये, सही। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 6 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के, 6 माइनस 2 4 अपॉन 2, तो O2 का तुम्हें बताइए O डबल बॉन्ड होता है। अब अगर आप कह रहे हो O2 माइनस तो एक बढ़ा दूं, एक अगर मैं इधर बढ़ा दूं O2 माइनस, तो देखो बॉन्डिंग में तो 6 ही है, एंटी बॉन्डिंग में कितने 3 डिवाइड बाय 2, तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, सही है। और O2 प्लस, तो O2 प्लस मतलब एक कम कर देंगे, है ना। तो देखो एक तो आपका ये डबल वाला गया, O2 प्लस, तो ये तो हो गया 6 और हमारे पास क्या थे 2 एक्स्ट्रा थे, तो एक और कम कर देती हूँ, तो 6 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2.5, तो ये है O2 प्लस, और O2 प्लस 2 भी है ना, सारे दे दिए लो, तो O2 प्लस 2 तो इसको भी गायब कर दो, तो ये कितना बचा 3, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 3, क्लियर। अब ध्यान से देखो O2 प्लस 2 मतलब नाइट्रोजन हुआ क्या, 2 कम कर दो, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या था 3, तो इसका तो हमें पता था 3 और O2 का हमें पता था 2, O2 प्लस का एक ज्यादा हो जाता है 2.5 और O2 माइनस का एक कम हो जाता है, सही ऐसे था। तो O2 प्लस का एक ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से और O2 माइनस का ऑक्सीजन से एक कम हो जाता है, और O2 प्लस 2 तो नाइट्रोजन ही बन गया। अब आंसर दो, सबसे ज्यादा क्या, इनमें कंपेयर करो O2 प्लस और O2 माइनस में ज्यादा कौन है O2 प्लस, फिर O2 माइनस, और O2 प्लस 2 तो ज्यादा है ही, तो यहाँ आंसर है 3, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल कौन नहीं है, ये तो अभी बताया था, हाँ, और यहाँ ये NH4 प्लस है, ठीक है। XCF4 अभी पढ़ा था ना अपन ने क्या पढ़ा था, XC इनर्ट गैस है ना जीनॉन, तो 8 होते हैं ना, तो 8 में से 4 तो आपने बॉन्ड बना लिए, 4 आपके 2 लोन पेयर हो गए, तो ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं है, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2, सही है। नेक्स्ट 120 डिग्री एंगल, 120 मतलब sp2, 120 डिग्री का कोण मतलब क्या हुआ भाई sp2, तो sp2 बताओ, आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, sp2 मतलब BCl3, सही, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ये और देखो स्ट्रक्चर भी सेम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ, एक तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, उसमें तो मुझे सबका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बराबरी करनी है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक तो यहाँ क्लोरीन फंसा, यहाँ फ्लोरीन फंसा, इलेक्ट्रॉन कहाँ बराबर करोगे, और ये जीनॉन और ये बेरिलियम बहुत दूर फर्क है एटॉमिक नंबर में, तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी समान नहीं, ये तो नहीं है, सही। अब आयोडीन जीनॉन एटॉमिक नंबर 1 का ही फर्क है, और तुम्हें लगे कैसे, तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन के आगे नियॉन आता है,
तो हीना, नीना और करीना, जीना, तो इन दोनों में खाली एक इलेक्ट्रॉन का ही फर्क है। तो ठीक है, एक तुम बराबरी कर लेंगे, लेकिन ये 2 फ्लोरीन लेके बैठा है, ये 3 लेके बैठा है, तो ये भी गलत ही है। समझे मेरी बात कैसे? फिर देखो TeI2, साइड एटम कौन है? I2, और साइड एटम F2, ये कैसे बैठेगा? है ना, तो पहला भी गलत। अब दूसरा सही क्यों है तुम सोचो। देखो F2 बराबर है, आप कह रहे हो एक C और I एक कम होता है तो ऊपर माइनस दे दिया ना, तो बराबर हो गया ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपके F2 बराबर हो गए। जीनोन और आयोडीन में एक इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है, तो आपका I माइनस है ना भाई, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन, ऐसे पकड़ना, गलत बाहर निकाल दोगे तो सही आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखो 3 पार्ट तो HCl और 1 पार्ट HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं? के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। 3 भाग HCl, 1 पार्ट HNO3, ठीक है। अपन ना वो देखते ना, वो गली में आते ना, सोने चांदी चमका लो, सोना चमका लो, फिर अपन देते ले सोना चमका ले, है ना, तो सोने को खा जाता है। तो एक्वारेजिया क्या करता है? अपने अंदर गोल्ड को घोल देता है, ठीक है। अब देखो 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, तुम खुद ही दिमाग लगाओ, आंसर इसी में छुपा है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 2 तो वाटर बना दो, कम से कम 2 तो वाटर बना दो। अब क्या बचा है यहाँ? NO, एक ऑक्सीजन, एक यहाँ क्या बचा? NO, और यहाँ 3 घूम रहे Cl, तो एक तो NOCl और 2 Cl आपके और घूम रहे हैं, वो भी काम आएंगे, ठीक है। तो NOCl, इसने यही तो पूछा है कि आपके एक्टिव स्पीशीज कौन सी है, तो इसमें निकाल लो क्या ही बन रहा है? NOCl, तो है ना, बाकी ClO2 तो बना ही नहीं, चेक कर लो, है ना। हमारे पास क्या बन रहा है? NOCl। क्लियर? काम समझ में आ गया? सोने चांदी को घोलने के काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिंक +2 का एक्वस सोल्यूशन जब NaOH से रिएक्ट करता है तो व्हाइट पीपीटी आता है, ठीक है। और ये व्हाइट पीपीटी जो है वो एक्सेस NaOH में घुल भी जाता है, तो इस सॉल्यूशन में जिंक है कैटायनिक पार्ट या एनायनिक? एनायनिक। देखो मैंने तुम्हें कहा था बेमन जन सन, एम्फोटेरिक। बे मतलब बेरिलियम ऑक्साइड, मन मतलब Mn का ऑक्साइड, जन मतलब ZnO और सन मतलब SnO2। ये एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड आएगा तो बेस बन जाएंगे, बेस आएगा तो एसिड बन जाएंगे। तो हम कहेंगे कि अच्छा भाई जिंक और NaOH, तो जिंक क्या करता है? NaOH के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। अब कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो हम देखो 2 क्या कर लेते हैं? NaOH ले लेते हैं, तो ये मेरे पास बना Na2ZnO2, सही, ये संकुल बन गया, है ना, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। अब अगर इस संकुल की बात करें कि ये मान लो पानी में जाके वापस टूट गया, क्योंकि कह रहे सॉल्यूबल है तो घुल जाएगा, तो 2 सोडियम प्लस 1 है ना, तो 4 ले लो, Na2 है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेगा Na2ZnO2, बाकी 2 सोडियम प्लस रह जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखो जिंक +2 आ रहा है ना, ऑक्सीजन क्या है? -2, -4, तो जिंक +2 और 2 सोडियम प्लस, ये संकुल है आपका, ठीक है। तो अब मेरे पास ये चीज़ बची ZnO2 -2, आगे बात समझ में, ठीक है। और अगर 2 से लेते तो तुम ZnO कर देते, मान लो जिंक ऑक्साइड होता तो ये बन जाता Na2ZnO2, ठीक है। मान लो इससे नहीं लिया, जिंक का ऑक्साइड है तो एम्फोटेरिक है, तो सॉल्यूशन में भी यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक किस हिस्से में चला गया? एनायनिक हिस्से में चला गया, तो जिंक आपका एनायनिक, ठीक है। बताया था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था एक बार। अब ये देखो FeCN6 -4 और FeH2O6 +2 मैग्नेटिक मोमेंट, देखो दोनों में ही Fe+2 है क्या? पहली बात तो दोनों कॉम्प्लेक्स पकड़ लो, Fe+2। Fe होता है आपका 4s2 3d6, ठीक है, तो Fe+2 है 3d6, ठीक है। अब यहाँ वाटर है WFL और यहाँ साइनाइड है SFL, तो SFL में तुम्हें पता है 6 का 3 करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगी यहाँ तो मतलब नहीं है, 2 4 6, ये 3D,
लेकिन WFL में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वीक फील्ड वो वीक है बेचारा, वो छेड़ ही नहीं सकता इसको। तो हम 1 2 3 4 5 और 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, सही है। तो म्यू इक्वल्स टू रूट 4 प्लस 2, तो ये जिसमें वाटर है वहां तो रूट 24 आएगा, और जहां साइनाइड है वहां म्यू, तो 0 और रूट 24, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट CrO4 -2, MnO4 माइनस और MnO4 -2, है ना। तो एक तो आपके पास हो गया क्रोमेट, एक पर मैंगनेट और एक मैंगनेट, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। देखो CrO4 -2, तो जितने माइनस है ना ऑक्सीजन होते -1 बना दो, और बाकी ये, तो आपको बॉन्ड पेयर तो सेम नजर आएंगे, 4 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे। MnO4 में भी सेम चीज, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, ठीक, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर सेम नजर आ रहे। और MnO4 -2, तो -2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन -1, तो ये सब टेट्राहेड्रल है, सब में बॉन्ड पेयर सेम है ना, तो हम कहेंगे इन सब का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सब के सब चतुष्फलकीय। नेक्स्ट देखो, मोस्ट बेसिक, ये बढ़ा रखा है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य और ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो उसकी पाने की इच्छा वापस है कि मेरे तो सब चले गए, अब दे दो। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा अम्लीय, तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये हुआ, एसिडिक ये हुआ, लेकिन वो तो बेसिक पूछ रहा है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम किसकी दिख रही है, CrO। देखो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 7 है, यहाँ कितनी है 3 है, यहाँ कितनी है 6 है, और यहाँ कितनी है 2 है, इससे छोटी तो क्या गिलाओगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फिर इसका उल्टा क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो सही कह रही हूँ, तो आंसर ये है ना। आगे देखो, डायामैग्नेटिक, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए, सेकेंड। देखो कॉपर +2 में तो 3d9 होता है, और Fe+3 अभी तो पढ़ा था 3d5 होता है। अब मरकरी क्या था, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है ना, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वा ही दिए ना इसके, तो फिर 3d10 है ना, 2 नहीं, हाँ जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है 3d10, 5d10, हाँ मतलब d10, ठीक है 3 4 5 जो भी, तो d10, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो यहां तो ये दोनों ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर एक छोड़ेगा तो दूसरा एक्सेप्ट भी कैसे करेगा, है ना। और मरकरी जो है वो अभी आपने पढ़ा था, मरकरी जो है वो इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, Hg2Cl2, मतलब मरकरी जो है आप +1 रखो, +2 मत रखो, ऐसा। तो एक तो चलो ये चीज होगी। अब यहाँ पे भी देखो ये दोनों हाईएस्ट है, ये भी 4 ये भी 4, मतलब ये 3 Fe+3 होता है, ये भी अपने हाईएस्ट है +4 और +4, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें मरकरी Cl2 और SnCl4, तो Cl अगर इलेक्ट्रॉन छोड़े यहाँ Cl, हाँ तो फिर तो छोटी हो जाएगी ना, दोनों हाईएस्ट में आगे नहीं चाहिए, एक लोअर चाहिए और एक बड़ी चाहिए। तो अगर SnCl2 है ये जाएगा अगर SnCl4, वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो मरकरी +2 को किस में बदल देगा, मरकरी +1, ऐसा कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हालांकि इनके वैल्यूज है ना SRP से आते हैं, ठीक है। तो ये आपके NCERT में है, वहीं से आपको ये दिया हुआ है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, कॉपर +2 और वेनेडियम +4 का कलर सेम है, क्यों।
कॉपर +2 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3d9 है ना, तो आर्गुमेंट इलेक्ट्रॉन 1। और वेनेडियम +4, वेनेडियम क्या होता है? 4s2 3d3, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो dd ट्रांजिशन में लगभग सेम होगा एनर्जी। तो अब दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम, क्योंकि भाई कलर का लेना देना इलेक्ट्रॉन से होता है, साइज से तो होता नहीं है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट कलर किस में है? सेकेंड में। देखो टाइटेनियम +4 है, तो टाइटेनियम +4 मतलब 3d0, क्योंकि टाइटेनियम क्या होता है? 3d2 4s2, सही है। और अगर टाइटेनियम +4 बोलूं तो क्या हो गया? 3d0 ही तो हुआ। फिर स्कैंडियम +3, तो ये भी तो 3d0 हुआ, तो d0 में तो कोई आएगा नहीं, और ये भी d0 हुआ, ये d0 नहीं है, ये d1 है, तो इसमें dd ट्रांजिशन होता है। पढ़ा था ना अपने, बैंगनी रंग का ही तो होता है ये, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का, तो हम कहते हैं d1 है, t2 जिसे इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ आएगा? Eg। तो इसमें dd ट्रांजिशन है, इसलिए ये वायलेट है, कलर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट KMnO4 वायलेट है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। हाँ, ये मैंने कहा था, याद रखना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज। देखो MnO4 में Mn+7 है, अब +7 मतलब तुम सोचते हो कि इस खतरनाक ही 7 के 7 इलेक्ट्रॉन गए, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? +7 मतलब गए 7, तो अब इसकी इच्छा क्या होगी? वापस लाओ भाई, 7 तोड़ ना दे पाऊंगा। तो ये ऑक्सीजन के माइनस को अपने डी में क्या करता है? खींचने लगता है। KMnO4 है ना, तो ये एक ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन के माइनस को अपनी तरफ क्या कर लेता है? बुला लेता है। तो इलेक्ट्रॉन उछल के आएगा तो कलर तो होगा उसके, तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर, इस चक्कर में ये आपको कलर दिखता है। सेम रीजन K2Cr2O7, वहां पे भी यही। 3.9 मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू 3.9, तो n की वैल्यू कितनी? 3 बताया था ना, है ना। अगर n बराबर 3 है तो म्यू का आंसर 3 पॉइंट नेक्स्ट नंबर तक जाओ, 3.9 3.8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 किस में है? कॉपर +2 में तो नहीं है, एक ही होता है। फिर Mn+2 तो 3d5 है ना, और Fe+3 भी क्या है? 3d5 है ना। SCTV कार में Mn 25, 4s2 के 2 गए, और Fe 26, तो 3 गए ना। तो ये 3d5 है, ये 3d5 है, यहाँ तो हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो अब बचा यही। और चेक कर लो, कोबाल्ट फेकोनी 27 है ना, तो 27 मतलब 3d7 4s2 और कोबाल्ट +2, तो तुम कहोगे 3d7। तो 3d में अगर तुम 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पेयर भी तो हो गए ना, है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 6 और 7, तो अनपेयर्ड 3 ही तो आ रहे, तो आंसर है कोबाल्ट +2। नेक्स्ट, इन विच केस देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कहाँ होगा? देखो क्रोमेट है, एसिडिफाई करो तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, तो क्रोमेट में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? CrO4 -2 है ना, x - 8 = -2, x बराबर 6। और अगर ये डाइक्रोमेट बन भी गया तो 2x - 14 = -2, x बराबर 6। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं, तो पहला तो आंसर नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ एसिड मिलाऊं तो ये बनता है, और यहाँ बेस मिलाऊं तो ये बनता है, तो इसमें एसिड मिलाया कोई चेंज नहीं, तो इसमें बेस मिलाओ कोई चेंज नहीं। अब डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में और SO2 पास करूं तो डाइक्रोमेट बनेगा Cr+3, रिडॉक्स इक्वेशन है ना। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट की रिएक्शन किससे करानी है? SO2 से, तो SO2 का तो होगा ऑक्सीकरण, ये बनेगा SO3, और इसका होगा अपचय, ठीक है, ये वन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें Cr+, तो रिडॉक्स होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, तो यहाँ मेरा आंसर क्या बैठेगा? सेकेंड ऑप्शन, सही। नेक्स्ट, कौन सा एक्टिनॉइड
डज नॉट शो कॉमन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेरिएबल भी नहीं आएगी, कॉमन भी नहीं आएगी। किस में? एक्टिनॉइड की बात कर रहा है। पहला एक्टिनॉइड क्या है? थोरियम। फर्स्ट मेंबर के साथ प्रॉब्लम रहता है ना, तो तुम कहोगे फर्स्ट मेंबर में न तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और वेरिएबल तो आएगी कहां से? सारे ही छोड़ देगा ना, इसलिए। ठीक है, फिर एल्केलाइन मीडियम में फेरेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और ये टूट जाएगा। अब देखो फेरेट में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो ऐसा कब पॉसिबल है जब मेरे पास ये चीज हो FeO4-2। सोचो, Fe को X मान लो, 4 ऑक्सीजन कितना हो गया? -8, तो X -8 इक्वल्स टू -2, X बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो ये फेरेट मान लेती हूँ भाई, इसके हिसाब से फेरेट है। अब इसको तो कैसे तोड़े? तो अब दिमाग लगाओ, मान लो मैंने इसका 2 ले लिया, अब तोड़ो, अब तोड़ो। 2 Fe 8 ऑक्सीजन है, टुकड़े करो। क्या बना? Fe2O3, Fe2O3 तो गया, Fe तो खत्म हो गए। अब ऑक्सीजन कितने थे? 8 थे ना, कितने आ गए? 3 आ गए। बाकी क्या बना लेते हैं? O2 बना लेते हैं। ठीक है, तो Fe2O3 और बाकी क्या बनेगा? O2, और बाकी जो चार्ज है तुम ऑक्साइड है तो कोई और मेटल आएगा तो ऑक्साइड बना लेगा। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है इसको ब्रेक करने की। तो Fe2O3 में सारा Fe खत्म हो चुका है, तो FeO साथ में नहीं लाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच डज नॉट शो कॉमन, यानी कि सेकेंड एंड वेरिएबल। तो ऐसा ढूंढो जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है, तो ऐसा तो कौन मिलेगा? स्कैंडियम, क्योंकि जिंक +2 है। जिंक में वेरिएबल तो नहीं होती, जिंक अकेला ही होता है +2, लेकिन उसने तो +2 भी मना कर दिया, +2 नहीं होनी चाहिए। और फिर देखो आंसर और दे दिए 1 और 3, तो आपका आंसर क्या होगा? स्कैंडियम, है ना, क्योंकि इसमें +2 भी नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है। परेशानी ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्स्ट मेंबर की ज्यादा होती है और फिर लास्ट मेंबर की। ठीक है, अब ये देखो डाइक्रोमेट किस पीएच पे क्रोमेट पे बदलता है और क्रोमेट किस पीएच पे डाइक्रोमेट पे बदलता है। तो मैंने तुम अभी तो बताया था, क्रोमेट को तो मिल जाए H, क्योंकि देखो इसका डबल करो, इसका डबल करोगे तो Cr2, O कितने हो गए? 8, चार्ज कितना हो गया? -4, है ना। तो अगर मैं इसको पकड़ा दूं कितने 2 H, तो एक वाटर निकाल दूं, सोचो एक वाटर निकाल दूं, चार्ज भी 2 खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बना लेता है? Cr2O7-2, है ना। तो इसको तो मैं H दे दूं, एसिडिक मीडियम, मतलब pH 7 से कम। ठीक है, और इसको मैं बेसिक मीडियम दे दूं, तो यहाँ pH 7 से। तो पहला क्या कह रहा है? डाइक्रोमेट क्रोमेट में, यानी 7 से ज्यादा, तो शुरू के 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। और यहाँ 7 से कम, तो फिर चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। 9 कैसे होगा? 7 से कम चाहिए ना, तो 7 से कम तो 4 हो, 7 से ज्यादा तो 8 ले सकते हो, और 7 से कम तो 9 तो नहीं ले सकते ना, समझे मेरी बात। तो 4, और ये आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से मीडियम में कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट को KCN के एक्सेस में घोलते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो ये भी हमने एनसीईआरटी में कॉपर +2 है, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर +2 और KCN में पहले तो K2SO4 बन गया, और आपके पास ये जो साइनाइड है CN-CN-, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका जो आंसर है ना वो साइनोजन बनता है। ये 2 ले लो, ठीक है, CN सिंगल बॉन्ड Cn, तो आपका कॉपर +2 जो है वो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये जो कॉपर +1 है तो KCN तो एक्सेस में, फिर साइनाइड से रिएक्शन कर लेता है, तो ये आपका कॉपर साइनाइड बन जाए, फिर KCN एक्सेस में,
तो KCN और कॉपर साइनाइड, ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसमें से, जिसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये वाला K3CuCN4। अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ तो बैलेंस है, देखो कॉपर +1 चाहिए ना मुझे, तो K3 कॉपर और साइनाइड कितने हैं? 4। तो तुम्हारा आंसर हुआ ऑप्शन 2। सर आगे क्या, देखो आगे, ठीक है। तो चलो यहीं तक करेंगे, आज अपने कर लिए, मेरा 60 क्वेश्चन अपन ने कर लिए है ना। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है।